हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th के हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम 50 ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्न हम उत्तर के साथ देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अभी से लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भक्तिकाल की प्रमुख काव्य धाराओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, भक्तिकाल प्रमुख रूप से सगुण एवं निर्गुण धाराओं में विभाजित है। ये शाखा या धाराएं हैं, फिर वो दो दो उप शाखाओं में भी विभाजित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना है पहले आपको कि जो सगुण भक्ति धारा है, मतलब सगुण जो काव्य धारा है, ठीक है, तो सगुण के अंतर्गत दो प्रकार की शाखाएं आती हैं। राम मार्गी शाखा आती है, कृष्ण मार्गी शाखा। राम मार्गी जो शाखा है, इसके प्रमुख कवि हैं तुलसीदास और अग्रदास। ठीक है, और कृष्ण मार्गी शाखा है, इसके प्रमुख कवि हैं सूरदास मीराबाई। तो ये आपके सगुण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, निर्गण जो है, निर्गण में दो प्रकार के आ जाएंगे, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। प्रेम मार्गी के प्रमुख कवि हैं जायसी और रहीम, और ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि हैं कबीर और हृदयदास। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका आंसर हो जाएगा। इनको याद रखिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, ज्ञान मार्गी के कौन है, ऐसा पूछे तो आप लोग इसको याद रखें। तो ये भक्ति काल की प्रमुख काव्यधाराओं के नाम हो जाएंगे, आप इसको अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, देखिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे 12th का वीडियो लाइए, 12th का वीडियो लाइए, तो फाइनली ये वीडियो आ गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना बस। इन प्रश्नों को डेफिनेटली आपको पेपर में मिलने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन आप पेपर को देखिए, उसमें भी देख सकते हैं, या आपको क्वेश्चन दिखेंगे। छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए, तो छायावाद की विशेषता लिखिए, इस काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इस काव्य में वेदना और करुणा की धारा प्रवाहित हुई है तथा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये आप छायावाद की दो विशेषताएं लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं मिक्स हैं पूरी 12th के हिंदी के। ठीक है, क्योंकि हिंदी में सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काव्य बोध होता है, भाषा बोध होता है, काव्य खंड होता है, गद्य खंड होता है। इसमें आपकी ग्रामर जो होते हैं, काव्य बोध, भाषा बोध, उसके भी प्रश्न है इसमें। वो जो आपके गद्य साहित्य का इतिहास है, पद साहित्य का इतिहास है, जैसे कि छायावाद का क्वेश्चन है, ये आपके पद साहित्य के इतिहास में से है। तो टोटल आपके जो भी है अलंकार टॉपिक जितने हैं, सभी के इसमें मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को, एक भी प्रश्नों को आपको स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्नों को कंप्लीट करके जाना है। ये टोटल 50 प्रश्न मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और कंप्लीट कर लेना, आप देखेंगे आपके पेपर में डेफिनेटली आपको मिलेंगे। ठीक है, और पीडीएफ यदि चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, www.jankariteach.com। गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, और उस पर चले जाना। जो भी स्टडी मटेरियल आपके काम का है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो परिभाषा देखिए, भ्रमवश जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब देखिए, भ्रांतिमान अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसका उदाहरण भी हम देखेंगे। तो देखिए, उसका उदाहरण देखिए, समुझी तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे बनमोर। यानी कि समुझी तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे बनमोर, यानी कि श्याम को क्या, जो कृष्ण जी हैं उनको जो यहाँ पर जो मोर हैं वो बादल समझ बैठे हैं और नाचने लगे हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि वो कृष्ण जी हैं या बादल हैं, तो ये भ्रम की स्थिति बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भ्रांति मनन। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। विरोधाभास अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का वर्णन हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। अब यहाँ पर देखिए, विरोध उत्पन्न हो रहा है, सिंपल सा आप समझ सकते हैं इसमें, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। अब इसमें देखिए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। अब बूढ़े श्याम रंग मतलब कि जैसे जैसे, श्याम रंग का मतलब क्या है? काला, काला रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल है, मतलब काला रंग, काले रंग से उज्ज्वल, यानी कि श्वेत प्रकाश कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो वही इसमें विरोधाभास की उत्पत्ति हो रही है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, हालांकि इसमें जैसे कि कृष्ण जी के प्रेम में डूबने की बात हालांकि यहाँ पर हो रही है, और उससे उज्ज्वल जीवन हो जाता है जो कृष्ण के प्रेम में डूब जाता है। श्याम रंग का मतलब क्या है? कृष्ण के प्रेम में डूब जाना, तो उससे हमारा जीवन है उज्ज्वल हो जाता है।
तो यहाँ पर लेकिन अर्थ इसका क्या निकल रहा है, अर्थ ऐसा निकल रहा है कि काले रंग में डूबने से कोई कैसे उजाला निकल सकता है, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अलंकार विरोधाभास हो गया। ठीक है, अगला देखिए शब्द शक्ति की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। शब्द शक्ति क्या होती है, सबसे पहले देख लीजिए, शब्द एवं अर्थ मिलाकर ही यानी मिलकर ही काव्य की रचना करते हैं। इन दोनों में गहरा संबंध है। इस संबंध को जिस शक्ति द्वारा ज्ञात करते हैं उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तीनों की परिभाषाएं भी आप हो सके तो याद कर लेना, आगे हो सकता है हम देख भी लें, लेकिन आपको क्या करना है, शब्द शक्ति की परिभाषा जरूर याद रखना है और तीनों प्रकार इनके, क्योंकि अभी आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा से तो उदाहरण लिखिए, लक्षणा व्यंजना तीनों पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से ढूंढ के पढ़ लीजिए आप लोग, हो सकता है आगे क्वेश्चन भी हो, तो वो भी हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। अगला देखिए माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। देखिए गुण भी आपके पूछे जाएंगे, माधुर्य, प्रसाद और ओज, 3 प्रकार के गुण होते हैं, 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती हैं। शब्द गुण कितने होते हैं, 3 होते हैं, और शब्द शक्ति भी 3 होती हैं। शब्द शक्ति हमने ऊपर देख ली है तीनों, और गुण जो है 3 प्रकार से, एक तो माधुर्य हो गया, एक प्रसाद हो गया, एक ओज हो गया। ये 3 गुण भी आपको कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, देखिए माधुर्य गुण क्या होता है, जिस काव्य को सुनने से मन पुलकित हो जाए तथा कानों में मधुरता का आभास हो, उसे माधुर्य गुण की संज्ञा दी गई है। इसमें या, रा, मा, वा आदि कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो माधुर्य गुण हो जाएगा। अब उदाहरण हम अभी नीचे देखेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण भी है, मैंने आपको नीचे इसमें दिया है, क्वेश्चन अगला है उसमें। ठीक है, अभी हम देखेंगे माधुर्य गुण का। नाटक और एकांकी में अंतर, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और इस बार भी पूछे जाने के हारे चांसेस हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं, तो इस प्रश्न को बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन है, नाटक में कई अंक होते हैं और एकांकी में केवल 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है और एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अंतर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखना है, तो 2-2 नंबर वाले ये प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। कहानी उपन्यास में अंतर देखिए, कहानी लघु आकार की होती है, उपन्यास दीर्घ आकार का होता है। कहानी में मानव जीवन की किसी एक प्रभावशाली घटना का वर्णन होता है और उपन्यास में मानव जीवन की बृहद स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। राष्ट्रभाषा की कोई 2 विशेषताएं लिखना है, तो राष्ट्रभाषा देखिए, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है तथा इसका प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र में व्यापक होता है। राष्ट्रभाषा जैसे हमारी हिंदी है, संपूर्ण राष्ट्र में व्यापक है वो। इसका साहित्य समृद्ध और व्यापक होता है, साहित्य भी आप देख सकते हैं समृद्ध है, हिंदी में ही हर कुछ अवेलेबल हो रहा है अब तो। राजभाषा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो देखिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा अलग अलग हैं। राजभाषा क्या होती है, सरकारी कामकाज की भाषा होती है, जैसे महाराष्ट्र की जो राजकाज की भाषा है राजभाषा, वो वहाँ की मराठी चलती है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में हिंदी राजभाषा भी है और हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी है ही। तो ये राजभाषा क्या होती है, जैसे कि क्षेत्रीय जो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें ही शासन चलाया जाता है, यानी कि जो भी कुछ पब्लिक नोटिस जारी किए जाएंगे, कुछ भी गाइडलाइन जारी की जाएगी, तो उसमें राजकाज की भाषा यानी उनकी जो भाषा है राजभाषा वो उपयोग की जाएगी, ना कि हिंदी। ठीक है, जैसे कि मराठी है तो उसमें मराठी में ही प्रेस नोट निकाले जाएंगे, मराठी में उनकी बात होगी, राज्य शासन भी चलेगा, तो ऐसा होता है राजभाषा। ठीक है, तो यही अंतर होता है मेन राष्ट्रभाषा राजभाषा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सरकारी कामकाज की भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा ही राजभाषा होती है तथा कार्य के निर्णय, शिक्षा का माध्यम, रेडियो तथा दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व या चरित्र की कोई 2 विशेषता लिखिए। देखिए चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है, तो देखिए यशोधर बाबू एक परंपरावादी व्यक्ति हैं। यशोधर बाबू सरल, सादी, रिश्ते नाते वाली शांति सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये 2 उनकी विशेषताएं आप कर सकते हैं उनके चरित्र की। उसके बाद देखिए छायावाद और रहस्यवाद में 2 अंतर लिखना है, प्रश्न क्रमांक 12 आपके सामने है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छायावाद रहस्यवाद में अंतर। देखिए ऐसा क्लियर आंसर आपको हो सकता है कोई आपको प्रोवाइड करा रहा हो, कोई नहीं कर पा रहा है, आप लोग इसलिए जानकारी टीच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस हाई क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है समझाने के साथ साथ। देखिए छायावाद और रहस्यवाद में अंतर लिखना है। छायावाद देखिए, छायावाद क्या होता है, इसमें हम अपनी ही आत्मा के दर्शन करते हैं, छायावाद में इसमें हम ईश्वरीय आभा के दर्शन करते हैं। रहस्यवाद में इसमें कल्पना और भावना की प्रधानता होती है, इसमें चिंतन, ज्ञान और बुद्धित्व की प्रधानता होती है। तो ये दोनों अंतर आप लोग याद रखें छायावाद रहस्यवाद में। अगला देखिए प्रयोगवादी और प्रगतिवादी में अंतर, 2-2 अंतर करना है, ज़्यादा नहीं करना है, 2-2 नंबर का ही पूछा जाता है। तो प्रयोगवादी काव्य और प्रगतिवादी काव्य, इनमें जीवन के प्रति अति यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रधान है और इसमें जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण है। काव्य में नवीन बिंब योजना एवं नए छंदों का प्रयोग है, काव्य में साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग है। तो प्रगतिवाद में ये और प्रयोगवाद में ये दोनों ही अंतर याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
सांग रूपक अलंकार कहाँ होता है? जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तब वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सभय हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, तो ये आपका सांग रूपक अलंकार हो जाएगा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसको एक बार पढ़ लें। भ्रांतिमान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका विरोधाभास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक ना एक तो डेफिनेटली आना है, भ्रांतिमान और विरोधाभास में से। सभी ये छंद को देखिए, उदाहरण से समझाना है। देखिए यह वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। सभैया यह वर्णिक छंद है, याद रखिए आप लोग। ठीक है, मात्रिक छंद मात्राओं की गणना के आधार पर उसका निर्धारण होता है, वर्णिक छंद जो है वर्णों की गणना के आधार पर। देखिए ये आपका हो जाएगा सभैया छंद का एक उदाहरण। शेष महेश गणेश दिनेश सुर सहु जाहि निरंतर ध्यावे और जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे परिचाहर पचिहारे तक पुनि पार न पावे। ताहि अहीर को छोहरियाँ छछिया भरी छाछ फे नाच नचावे। तो ये आपका सभैया का उदाहरण हो जाएगा। अगला देखिए हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए रस से संबंधित कोई भी परिभाषा आपको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बस स्थायी भाव याद कर लीजिए, परिभाषा तो डेफिनेटली बन जाती है, बस उदाहरण याद रखना होता है अपन को। ठीक है, और रस के मतलब रस के टॉपिक पर पूरा कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर डला हुआ है ऑलरेडी। आप जानकारी टीच के नाम से सर्च कर लीजिए यूट्यूब में, रस की परिभाषा बस लिख लीजिए, आपको जानकारी टीच का बेहतरीन वीडियो मिल जाएगा जिसमें सभी रसों की परिभाषा उदाहरण सहित बताई गई है और सभी सिंपल आपको परिभाषाएं सिंपल एग्जाम्पल के साथ याद करवाई गई हैं। पूरी तरह से आप एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, तो उसको देख लेना। सहृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव और संचाई भाव से संयोग होता है तो वहाँ हास रस होता है। ठीक है, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम जिंदगी की कुंजी सेन तपेदे खोती है। आराम सदा की एक बुनतन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छपा जो भवबंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हास्य रस का उदाहरण है, इसमें हंसी आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए रुबाइयाँ कैसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। रुबाइयाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आपकी 12th हिंदी में एनसीईआरटी में रुबाइयाँ टॉपिक है। तो देखिए रुबाइयाँ क्या होती हैं। रुबाइयाँ उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहल दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक होती है और तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। ठीक है, तो ये उदाहरण दिया गया है रुबाइयाँ का, तो इसको आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो ये आपका रुबाइयाँ का एग्जाम्पल हो जाएगा। तकनीकी शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। देखिए तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी निर्मित अथवा खोजी हुई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करते हैं। ये शब्द किसी ज्ञान अज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तकनीकी शब्द जैसे कि कोशिका, रेखा चित्र। तकनीकी शब्द सिंपल से, जैसे कि हम साइंस से कोई शब्द अपने हिंदी में प्रयुक्त करें। ठीक है, तो तकनीकी शब्द होते हैं। गुरुत्वाकर्षण, आवर्ती। ठीक है, तो ये साइंटिफिक कोई है, आंकड़ा, डाटा, ये सब तकनीकी शब्द होते हैं जिनको हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए निपात की परिभाषा लिखना है। निपात शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे कि तुम्हें खाना खाना ही होगा, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। तक, मात्र, भर, भी, तो। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में जोर देने के लिए जिनका उपयोग होता है। जैसे कि मुझे ही कपड़े धोने पड़ेंगे, तुमने अपने आने की खबर तक नहीं दी, तो यहाँ पर तक हो जाएगा, इसमें ही हो जाएगा। तो ऐसे आपको निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण देख लेना है। शब्द युग्म किसे कहते हैं, तो देखिए दो पर्याय के मेल से या दो विपरीतार्थकों के मेल या दो सार्थक निरर्थक शब्दों के मेल से नए शब्द का निर्माण होता है। ऐसे शब्द को युग्मक शब्द या शब्द युग्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्थ या भाव की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार बताना है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के वाक्य होते हैं और रचना की दृष्टि से 3 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं रचना की दृष्टि से, पहले हम अर्थ की दृष्टि से देख लेते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, उपदेशात्मक, आज्ञावाचक जो होते हैं, आज्ञार्थक जिसको बोल सकते हैं, प्रार्थनात्मक होते हैं, विस्मयादि बोधक, संदेश सूचक। ये 8 प्रकार के अर्थ की दृष्टि से हो गए। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, एक मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, तो अर्थ और रचना की दृष्टि से याद रखिए इनको।
पूछे तो आप लोग लिख देना। संदेह अलंकार की परिभाषा देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संदेह अलंकार, जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। तो इसमें देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार, तो इसमें देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, लक्ष्मी थी या दुर्गा, इनके बीच में कन्फ्यूजन है, ये संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार। ठीक है। ओज गुण की परिभाषा उदाहरण से लिखना है। ओज गुण क्या होता है? जहाँ काव्य रचना पढ़कर मन में जोश उत्पन्न हो, वहाँ ओज गुण होता है। मैंने अभी बताया था आपको गुण कर लेना है, तीनों ही कर लेना है। ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। माधुर्य का मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया है, उसका एग्जाम्पल मैं अभी बताऊंगा। ओज गुण देख लीजिए, जहाँ काव्य पढ़कर मन में जोश उत्पन्न हो, जैसे कि बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर जोश उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर वीर रस है, तो यहाँ पर ओज गुण होता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। और ये परिभाषा। बिंब से आप क्या समझते हैं? परिभाषा दीजिए। बिंब क्या होता है? काव्य में बिंब को वह शब्द चित्त माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। इंद्रिय मतलब इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं, हम कल्पना करते हैं। ठीक है, फिर हम शब्द चित्र यानी कल्पना करके हम किसी काव्य को लिखते हैं, वहाँ पर होता है बिंब। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। ये आपका बिंब का हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा। उसके बाद देखिए, लोकोक्ति मुहावरे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के हिसाब से। लोकोक्ति मुहावरे में अंतर। लोकोक्ति वाक्य के रूप में प्रयोग हो सकती है, मुहावरा स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे कि आप सब देखते हैं कि 9 2 11 होना, तो ऐसे तो हम बोल देंगे, आप ऐसा बोल सकते हैं, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, तो वाक्य के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है। लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, इसका पूरा अर्थ भी निकल रहा है। लोकोक्ति के लिए एक तदनुरूप संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके लिए मुहावरे के लिए तदनुरूप संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप उदाहरण लिख सकते हैं, एक आध आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है लोकोक्ति का, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति हो जाएगी। मुहावरे 9 2 11 होना। पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? क्वेश्चन 26 देखिए। पथिक दिन को तेजी से ढलता देख जल्दी जल्दी इसलिए चलता है कि कहीं उसके मंजिल पर पहुंचने से पूर्व ही अंधेरा ना हो जाए। वैसे भी उसकी मंजिल अब उससे दूर नहीं है, अतः मंजिल को शीघ्रता से प्राप्त करने की चाह भी उसे पथ पर जल्दी जल्दी चलने के लिए प्रेरित करती है। तो ये आपका पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है, इसका आंसर हो जाएगा। कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संग से क्यों की है? तो देखिए, भोर के समय वातावरण ना तो गहरा काला होता है ना ही उजला, उसका रंग नीले संग जैसा बुझा बुझा होता है। इसी कारण कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संग से की है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 27 का हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, माधुर्य गुण की परिभाषा। अभी मैंने बताया था आपको कि मैं आपको नीचे एग्जाम्पल बताऊंगा माधुर्य गुण का। तो देखिए, जिस काव्य को सुनने से मन पुलकित हो जाए तथा कानों में मधुरता का आभास हो, वह माधुर्य गुण होता है। ठीक है, माधुर्य गुण की परिभाषा यही है। यही आता है इस मन में, इसका उदाहरण देखिए, यही आता है इस मन में, छोड़ धन धाम जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। ठीक है, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। माधुर्य का कोई भी जिसमें आपको मधुर लगे, कोई भी भजन आप लिख सकते हैं, कोई भी ऐसा दोहा लिख सकते हैं जिसमें मधुरता की ध्वनि आए या मधुरता हमारे कानों में पुलकित हो जाए, हमारे कान, ठीक है, मन पुलकित हो जाए, तो वहाँ माधुर्य गुण होता है। कोई एग्जाम्पल अदर भी आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, इंटरनेट से कई सारे एग्जाम्पल हैं। प्रश्न 29 देखिए, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार को आकर्षक वस्तुएं देखकर जिन वस्तुओं की जरूरत नहीं होती उन्हें भी खरीदता है। इसके विपरीत जब मनुष्य पर बाजार के जादू का प्रभाव उतरने लगता है तब उसे खरीदी हुई वस्तुएं अनावश्यक लगने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ढोलक की आवाज़ पूरे गाँव पर क्या असर होता, ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता था? महामारी की त्रासदी से जूझते हुए गांव वालों में ढोलक की आवाज़ सुनकर उनकी नसों में रक्त का संचार होने लगता है, उनमें संजीवनी शक्ति भर जाती है। गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों के जीवन में उमंग और उत्साह भर जाता है, उस समय भी मृत्यु से नहीं डरते। इस प्रकार मतलब पूरा वर्णन किया गया है कि ढोलक की आवाज़ का क्या असर होता था गाँव वालों पर। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार ढोलक की आवाज़ गाँव वालों को मृत्यु से लड़ने की भी प्रेरणा देती थी। ठीक है, चैप्टर के हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निर्देश अनुसार वाक्य का परिवर्तन कीजिए। ये आपका डेफिनेटली 100% एक प्रश्न ऐसा आना है जिसमें आपको निर्देश अनुसार वाक्य का परिवर्तन करने को आएगा, और 100% लिख के ले लीजिए, ऐसा प्रश्न डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसा पूछेगा, राधिका मुझे पानी पीना है। अब इसको आज्ञावाचक बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे आज्ञावाचक बनाएंगे, राधिका मेरे लिए पानी लाओ। इसमें मैं आज्ञा दे रहा हूँ किसी को, इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो ये आज्ञावाचक होता है। मोहन
कुशाग्र बुद्धि है, प्रश्नवाचक बनाना है। तो इसमें क्या लगा देंगे आगे, क्या मोहन कुशाग्र बुद्धि है, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो समझ लो ये आंसर गलत हो जाएगा। 15 वर्ष बीत गए, आश्चर्य सूचक या विस्मय सूचक इसको बताना है। ओह 15 वर्ष बीत गए, मतलब कि हमें आश्चर्य हो कि 15 वर्ष बीत गए, हमें पता नहीं लगा। तो इसमें देखिए ऐसे करना है आपको, विस्मयादि बोधक लिख देना है, ओ के बाद ओ है, 15 वर्ष बीत गए। उसके बाद देखिए पुलिस के आते ही चोर भाग गए, संयुक्त वाक्य बनाना है इसको। मैंने अभी बताया था आपको संयुक्त सरल मिश्रित ऐसे वाक्य होते हैं। तो संयुक्त वाक्य कैसे बनता है, देखिए पुलिस आई और चोर भाग गए, मतलब दोनों को जोड़ना है अपन को, संबंधित होना चाहिए एक दूसरे से। पुलिस आई और चोर भाग गए, इसमें हमने दोनों को जोड़ दिया, एक योजक चिन्ह लगा दिया इसमें हमने, और चिन्ह नहीं बोलना चाहिए, योजक शब्द बोलना चाहिए, और तो ये हमने लगा दिया और जोड़ दिया। मेरा पुत्र बुद्धिमान है, निषेधात्मक इसको बनाना है, ठीक है। बुद्धिमान नहीं है, नहीं लगा देंगे, सिंपल सा है। निषेधात्मक मतलब नेगेटिव, पढ़े होंगे आपने। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए, शुद्ध रूप में बनाना है। देखिए मैंने अनेकों स्थान देखे हैं, तो अनेकों नहीं होता है भैया, अनेक होता है, ठीक है, अनेक होता है, तो ये अनेक लिख देंगे, मैंने अनेक स्थान देखे हैं। वह भाग्यवान स्त्री है, तो भाग्यवान नहीं होता है, भाग्यवान नहीं होता है, भाग्यवती होता है, तो भाग्यवती इसमें हो जाएगा ये, ठीक है। महादेवी वर्मा विद्वान महिला, तो विद्वान नहीं होता है, विद्वान पुरुषों के लिए होता है, विदुषी होता है, ठीक है, विदुषी, विदुषी हैं, महिला तो नहीं लिखना होता है, फिर विदुषी हैं बस, ठीक है। उसके बाद देखिए कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, तो पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, कृपया आगे नहीं लगाना है, ठीक है, 2 बार हो जाएगा फिर। उसके बाद देखिए इस ग्रंथ का निर्माण किसने किया, इस ग्रंथ की रचना किसने की, क्योंकि निर्माण कार्य ऐसा नहीं है कि हम घर बना रहे हैं ईंटों से कार्य करके, तो निर्माण नहीं बोल सकते, उसको हम रचना बोलेंगे, ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखिए जनसंचार के 4 माध्यमों को लिखिए। देखिए जनसंचार के 4 माध्यम है, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ठीक है। समाचार पत्र प्रिंट मीडिया है, जो हम हमारे पास प्रिंट होकर निकलते हैं समाचार पत्र, अखबार आपने देखोगे। रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जिनका उपयोग इंटरनेट या इससे संबंधित चीज़ों से होता है, या पर जिनका प्रिंट से संबंध नहीं है, ठीक है। अगला देखिए इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, ये किस प्रकार की होती है। देखिए इंटरनेट पत्रकारिता ऑनलाइन लेखन प्रक्रिया है, जिसमें पत्रकार अपने लेख अथवा खबर को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। आपने देखा होगा कि आज के समय में कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जिन पे आर्टिकल लिखे जाते हैं, आर्टिकल लिखने वाले कई पत्रकार होते हैं जो आर्टिकल छापते रहते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट पत्रकारिता होती है, ठीक है। पहला इंटरनेट का एक माध्यम और औजार के तौर पर इस्तेमाल होता है, अर्थात खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का प्रयोग होता है। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजते हैं और समाचार के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट का पूरी तरह से जो उपयोग होता है जिस पत्रकारिता में, वो इंटरनेट पत्रकारिता है। पत्रकारिता नहीं, पत्रकारिता, ठीक है। पतंग के बारे में कवि क्या बताता है। देखिए कवि के अनुसार पतंग संसार की सबसे हल्की चीज़ है, वह रंग बिरंगी होती है, वह संसार के सबसे हल्के कागज से बनी होती है, इसमें लगी बांस की कमानी या खपच्ची अत्यधिक पतली होती है, ठीक है। बादल राग कविता में कवि ने बादलों को विप्लव के बादल क्यों कहा है। तो देखिए कवि बादल को क्रांति का प्रतीक मानता है, क्रांति आने से बुराई रूपी कीचड़ समाप्त हो जाता है तथा शोषित व्यक्ति को जीने योग्य स्थिति मिलती है, इसी कारण कवि ने बादलों को विप्लव के बादल कहा है। भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखना है। तो गुरु महिमा, नाम महिमा, भक्ति और प्रेम पर बल, पवित्र आचरण एवं बल, राज्य आश्रित नहीं, भाषा शैली, प्रबंध और मुक्तक, काव्य रस योजना, ये प्रमुख रचनाएं हैं भक्तिकालीन काव्य की। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं, ये आपका एक न एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा किसी भी काल से, तो इनको करके रखना आप लोग। भक्तिकाल, रीतिकाल, रीतिकाल का वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तिकाल का भी तो है, दोनों ही है। देखिए ये आप दोनों देख सकते हैं। सोटा छंद, देखिए छंद में आपके दोहा कर लेना है, चौपाई कर लेना है, सोटा कर लेना है, आपको रोला भी कर लेना है, उल्लाला भी कर लेना है, ठीक है। वैसे आपके में जो है वो करना है आपको। उल्लाला यदि नहीं है तो उसको मत करना। यदि आपके सिलेबस में है, सिलेबस आपने देखा होगा क्लास 12th का सिलेबस ब्लूप्रिंट टाइप का जो जारी हुआ था, हालांकि ब्लूप्रिंट तो इस बार नहीं किया बोर्ड ने जारी, लेकिन जो सिलेबस में लिखा है, जो छंद लिखे हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो देखिए सोठा, देखिए परिभाषा है, यह मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे चौथे चरण में 13-13, यानी दोहा जो होता है ना उसका उल्टा होता है ये सोठा। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, मन महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करने कर, ये आपका सोठा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो देखिए व्यतिरेक, जब छोटे को बड़े से श्रेष्ठ बताया जाता है और उसका कारण भी दिया जाता है, अर्थात उपमेय को उपमान
की अपेक्षा बढ़ाकर बताया जाता है तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। खंजन मील सरोजनी की छवि, गंजन नैन ललादन होना होनो, ठीक है। बोहे का मानस जूहन को सर्वेधन प्राणनि नंद को छूनो। वीर रस की परिभाषा, रस की परिभाषा देखिए, वीर रस की परिभाषा देख लीजिए। सहते कहते हैं में से उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विवाह नभाषणचारियों से संयोग होता है तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह वेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्ताव सदा मानो मुझे। तो ये इसमें देख सकते हैं, इसमें वीर रस की अनुभूति हो रही है। लुट्टन का बचपन कैसा था? देखिए, लुट्टन पहलवान का बचपन सुखमय नहीं था। 9 वर्ष की अल्पायु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। कसरत के कारण बचपन में ही उसका सीना चौड़ा और शरीर सुडैल या मांसल हो गया था। लुट्टन पहलवान का ये बचपन कैसा था उसके बारे में देख सकते हैं। लेखक ने सीरीज के कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है सीरीज को? लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत की तरह इसलिए माना है क्योंकि अवधूत वह सन्यासी होता है जो विषय वासनाओं से ऊपर उठकर सुख दुख प्रत्येक स्थिति में सहज भाव से प्रसन्न रहता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी जीवन रस बनाए रखता है। इसी तरह सीरीज का वृक्ष है, वह भयंकर गर्मी, उमस, लू आदि के बीच सरस रहता है। बसंत ऋतु में वह फूलों से लहक उठता है तथा भादो मास तक फलता फूलता रहता है। प्रश्न को पढ़ने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग वीडियो को सुने, क्योंकि सुनने से भी चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं पूरे पढ़ के बता रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं तो स्क्रॉल करते जाऊँगा कि ये कर लीजिए कर लीजिए, ठीक है। वीडियो बहुत ही छोटा बन जाएगा और उसमें, लेकिन आप लोगों का फ़ायदा इसमें है कि आप लोग सुने, प्रश्न को सुनते हैं ना तो आपको याद होता है, ठीक है। सुने और देखें, दोनों चीज़ें करें। लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? तो देखिए, लेखक के मत से दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता, बल्कि दास्ता की व्यापक परिभाषा है किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना। इसका सीधा अर्थ है उसे दास्ता में जकड़ कर रखना, ठीक है। तो लेखक के अनुसार दास्ता की व्यापक परिभाषा ये हो जाएगी, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। एकांकी के तत्वों के नाम लिखना है, तो एकांकी के तत्व हैं कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, अभिनयता, संकलनतय, द्वंद्व, भाषा शैली। ये आप तत्व लिख सकते हैं एकांकी के। कहानी के तत्व भी हैं कथानक तथा कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, संवाद और कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल तथा वातावरण, देश काल या वातावरण, उद्देश्य। ये आपकी कहानी के तत्व हो जाएंगे, ठीक है। छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? देखिए, कवि ने छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना इसलिए कहा है क्योंकि कवि कर्म को किसान के कर्म जैसा बताना चाहता है, ठीक है। वीरगाथा काल की विशेषताएं, वीरगाथा काल जिसे आदिकाल भी बोलते हैं, इसकी विशेषताएं, आश्रयदाताओं की प्रशंसा हुई है इस काल में, वीर रस के साथ श्रृंगार रस की भी प्रधानता इस काल में मिलती है। नई कविता की कोई दो विशेषता लिखना है। देखिए, नूतन शिल्प विधान या भाव बोध एवं नई प्रभाव सामर्थ्य का इस काव्य में प्रधान है। यह कविता साधारण मानव की एक क्षण की अनुभूतियों को सशक्त करने की अभिव्यक्ति देती है, ठीक है। और फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर लिखना है। जीवनी और आत्मकथा देख सकते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन को प्रस्तुत करना जीवनी है, अपने ही जीवन को प्रस्तुत करना आत्मकथा है। जीवनी लेखक क्या रहता है? तटस्थ रहता है, वह अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं करता है। आत्मकथा लेखक तटस्थ नहीं रहता है, वह अपने जीवन पर पड़े विभिन्न प्रभावों का उल्लेख अवश्य करता है। तो ये हो जाएंगे हमारे टॉप 52 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब 3 मार्क्स में भी पूछ ले तो भी आप लिख देना, क्योंकि व्याकरण के हो सकता है पूछ ले आपसे 3 मार्क्स में। तो टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको वेबसाइट का मैं दे दूंगा, या फिर जानकारीteach.com गूगल पर सर्च कर लेंगे, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना दोस्तों में, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।